कहानियों की अनोखी दुनिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही दिलचस्प अनोखी कहानियाँ देखते रहें। मजेदार सी कहानियाँ आपके लिए। नीलम माधोपुर नाम के एक छोटे से गांव से शहर अपने ससुराल ब्याह कर आई थी। नीलम का रंग काला था, लेकिन उसके लंबे घने और चमकदार बाल उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। नीलम के ससुराल में उसके पति सूरज, जेठ मनोज और ससुर लालचंद का स्वभाव सही था, पर नीलम की जेठानी उमा बहुत ही धूर्त स्वभाव की थी। सच तो ये था कि उमा नीलम के काले लंबे बालों को देखकर ईर्ष्या करती थी। अक्सर ही वो इस जलन को बाहर निकालने के लिए नीलम के काले रंग को लेकर अपनी सास सुमित्रा देवी को हमेशा भड़काती रहती थी। उसकी सास भी उसके कहने में आ जाती थी। और ऐसे ही एक दिन, माँ जी, बाबूजी नाश्ता करके जा चुके हैं, ये दोनों भाई भी चले गए हैं। मैंने टिफिन पैक कर लिया है, आप फोन कर दो, दुकान का लड़का खाना ले जाएगा। माँ जी, इसे बोल दो त्योहार आने वाले हैं, आजकल दुकान पर भीड़ होती है, सारे नौकर काम में व्यस्त होते हैं, किसी के पास भी आने का टाइम नहीं है, ये खुद जाकर दे आएगी। हाँ हाँ, और क्या, जा बहू, रिक्शा करके चली जा और टिफिन पकड़ कर। आज यहाँ शहर में खाली घर की रोटी सब्जी बनाने के लिए थोड़ी आई है तू, यहाँ दूसरे काम भी करने पड़ते हैं। माँ जी, मुझे रास्तों का इतना पता नहीं है, अगर भाभी साथ चल लेते। देखो नीलम, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं पहले दुकान पर टिफिन लेकर जाऊं, फिर आकर घर के दूसरे काम करूं। बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। नीलम बहू, तुम्हें मैंने बोल दिया ना कि टिफिन तुम ही देकर आओगी, जाओ, इतनी बहस क्यों कर रही हो। ठीक है माँ जी, मैं टिफिन देकर आती हूँ। तभी नीलम के ससुर आ जाते हैं और टिफिन हाथ में पकड़ लेते हैं। लाओ बहू, ये रोटी का डिब्बा मुझे दो, मैं दुकान की तरफ ही जा रहा हूँ, देता जाऊंगा। तुम भी सुमित्रा, पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है, बहू को बाजार भेज रही हो, उसे यहाँ के बाजारों का भी कुछ नहीं पता, थोड़ा तो सोचा करो। नीलम के ससुर टिफिन लेकर चले जाते हैं। नीलम अपने कमरे में आ जाती है। सास कुछ देर लेट जाती है। तभी उमा उसे उठाने के लिए आ जाती है। माँ जी उठिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ उमा, थोड़ी देर सोने भी नहीं देती हो, बोलो क्या बात है। ये देखो माँ जी, मैं अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रही थी, तभी मैंने ये खबर पढ़ी, बाल बेचकर लाखों कमाओ। क्या कहा? बाल बेचकर? पर हम किसके बाल बेचेंगे? अब क्या गंजी होने का इरादा है? कहीं तू मेरे बाल लेने के बारे में तो नहीं सोच रही? अरे नहीं माँ जी, हम अपने बाल नहीं बेचेंगे, हम तो नीलम के बाल बेचेंगे और उसके बाल बहुत अच्छे पैसों में बिकेंगे। हम चोरी से रोजाना थोड़ा थोड़ा करके उसके लंबे बाल काट सकते हैं और बेच सकते हैं। वैसे भी वो काली कलूटी किसी काम की तो है नहीं, कम से कम उसके बाल ही हमारे काम आ जाएंगे। और मैं यकीन से कह सकती हूँ, नीलम के इतने सुंदर घने लंबे काले बाल बहुत महंगे बिकने वाले हैं। माँ जी, हम दोनों लखपति हो जाएंगे और उसके बाल इतने लंबे हैं तो उसे तो थोड़ा बहुत बाल काटने से पता ही नहीं चलेगा। उमा की लालच से भरी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर सुमित्रा के मन में भी पैसे कमाने का लालच आ गया और अब सुमित्रा देवी ने भी इस काम में सहमति जता दी और अगले दिन से वो मौका देखकर धीरे धीरे नीलम के बाल काटने लगी। पहले दिन थोड़ा, फिर अगले दिन थोड़ा, और इस तरह वो नीलम के बाल चुपके चुपके काट कर बाजार में बेचने लगी। नीलम को इसका पता नहीं चला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके बाल धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सूरज, आपको नहीं लगता कि मेरे बाल थोड़े कम हो गए हैं? हाँ, लग तो रहा है। अब कहीं तुम्हारे बाल झड़ तो नहीं रहे? मैं तुम्हें कोई बढ़िया सा शैम्पू ला दूंगा, जिससे बाल नहीं झड़ेंगे, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं दुकान में जा रहा हूँ। सूरज नीलम के लिए नए शैम्पू भी ले आया, पर नीलम के बाल दिन पर दिन छोटे होते ही चले गए। एक शाम उमा और सुमित्रा ने बहुत सारे बाल इकट्ठे किए और उन्हें बेचने के लिए बाजार जाने लगी। नीलम ने उन्हें बालों को थैले में भरते हुए देख लिया और उन दोनों का पीछा किया। उमा और सुमित्रा एक ऑटो में बैठकर आगे चली गई और नीलम ने दूसरा ऑटो किया और ऑटो वाले को समझाया कि वो अपना ऑटो आगे वाले ऑटो के पीछे रखेगा। माँ जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई होने वाली है, नीलम के बहुत सारे बाल इकट्ठे हो गए, अब हम इन्हें बाजार में बेच देंगे, एक ही बार में ढेरों पैसे आ जाएंगे। मेरी एक दुकानदार से बात हो गई है, पर दुकान शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर है, पर दुकानदार का कहना है कि हमें आज ही उसे ये बाल पकड़ाने, वरना वो कल किसी दूसरे शहर में बाल खरीदने जा रहा है, फिर हमारा उससे मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमें आज शाम ही चलना होगा। ठीक है, तो हम आज शाम ही चलते हैं। अरे अपने हाथ से ये सौदा जाने थोड़ी देंगे, और वैसे भी अगर ये बाल नहीं बिके तो हम उस काली कलूटी के बालों का करेंगे ही क्या, हम तो कूड़े में फेंक देंगे। उमा और सुमित्रा ने बाल बेच दिए और पैसे लेकर खुशी खुशी घर लौटने लगी। नीलम दूसरे ऑटो में बैठी थी, उसके सामने सारी सच्चाई आ गई। उसे बहुत दुख हुआ, उसकी सास और जेठानी उसके बालों को बेचती हैं। नीलम वापस आने लगी तो उसने देखा सुमित्रा और उमा को कुछ गुंडे परेशान कर रहे हैं। सुमित्रा और उमा अपने आप को उन गुंडों से बचा रही हैं। गुंडे बदमाशों को देखकर नीलम जिस ऑटो में आई थी वो ऑटो वाला भी भाग गया।
नीलम परेशान हो गई। वो दौड़कर मदद के लिए पुकारने लगी। तभी वहां से 2 पुलिस वाले बाइक पर जा रहे थे। उन्होंने नीलम को मदद के लिए पुकारते देखा। हाँ जी, क्या हुआ मैडम? आप किसी परेशानी में हो क्या? इंस्पेक्टर साहब, मेरी सास और जेठानी को कुछ गुंडों ने पकड़ा हुआ है, हमारी मदद कीजिए। दोनों पुलिस वाले नीलम के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को आता देख गुंडे डर कर भाग गए। अरे तो आप सब यहाँ इस सुनसान सड़क पर क्या करने आई थी? यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है। वो इंस्पेक्टर साहब वो हमारी माँ जी के घुटनों में दर्द रहता है। किसी ने वहाँ सामने गांव में एक हकीम बताए थे। हम उन्हीं के पास से लौट रहे थे और ऑटो का इंतजार कर रहे थे। तभी ये गुंडे आए और हमें तंग करने लग गए, पर मैं किसी तरह उनसे नजरें बचाकर मदद के लिए पुकारने लगी। तभी आप दिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी मदद की। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अभी आपके लिए पुलिस की गाड़ी मंगवा देते हैं। आप उसमें घर आराम से चले जाओगे, ठीक है? कुछ देर बाद नीलम सुमित्रा और उमा के साथ घर आ गई। नीलम ने बता दिया कि उसे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। उमा और सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्हें उस दिन समझ आता है कि व्यक्ति के रंग रूप से उसके व्यवहार का पता नहीं चलता। व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अगर नीलम चाहती तो उस दिन अपनी सास और जेठानी से बदला ले सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपना फर्ज निभाया। नीलम ने घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया कि उसके साथ उमा और सुमित्रा ने क्या किया है। ये देखकर उमा और सुमित्रा की आंखें भर आती हैं। वो एक दूसरे से वादा करती हैं कि अब वो कभी भी नीलम को तंग नहीं करेंगी, हमेशा उसके साथ प्यार से रहेंगी। राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है।
पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था। उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है, मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया क्या बात है, रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है। फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है, और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गईं जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं। डॉक्टर ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है। राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर, मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे, मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे, और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी।